नमस्कार दोस्तों, इतिहास की बात में आपका स्वागत है। आज हम महादजी सिंधिया के बारे में जानेंगे जो द ग्रेट मराठा थे। महादजी सिंधिया का जन्म 23 दिसंबर 1730 को उज्जैन में हुआ था। वे राणोजी सिंधिया के सबसे छोटे पुत्र थे। पानीपत के युद्ध में वे बुरी तरह घायल हो गए थे। उनके घुटने में गंभीर घाव हुआ था जिससे वे जीवन भर के लिए लंगड़े हो गए और उनके जबड़े पर भी गहरी चोट आई थी। उन्हें एक भिश्ती रणे खान ने अपनी पीठ पर लादकर रण क्षेत्र से बाहर निकाला था और उनका जीवन बचाया था। महादजी ने रणे खान को अपना भाई माना और बाद में उन्हें अपनी सेना का मुख्य सेनापति नियुक्त किया। पानीपत के बाद के वर्षों में महादजी को न केवल बाहरी शत्रुओं से बल्कि अपने परिवार के भीतर भी संघर्ष करना पड़ा। जयप्पा सिंधिया की विधवा सखुबाई और पेशवा के चाचा रघुनाथ राव ने महादजी के उत्तराधिकार का विरोध किया। रघुनाथ राव महादजी के स्थान पर केदारजी को सिंधिया सरदार बनाना चाहते थे। हालांकि 1767 में गोहद के किले की घेराबंदी के दौरान महादजी के द्वारा दिखाए गए कूटनीतिक कौशल और जाटों के साथ किए गए समझौते ने युवा पेशवा माधवराव प्रथम को अत्यंत प्रभावित किया। माधवराव ने 1768 में महादजी को सिंधिया वंश का आधिकारिक सरदार घोषित कर दिया, जिससे मराठा पुनरुत्थान के एक नए युग का आरंभ हुआ। मराठा पुनरुत्थान के 3 प्रमुख स्तंभ थे: पेशवा माधवराव प्रथम, नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया। महादजी ने उत्तर भारत में मराठा प्रभुत्व को पुनः स्थापित करने का संकल्प लिया। 1771 में महादजी की सेना ने विसाजी कृष्ण विनीवाले के साथ मिलकर दिल्ली पर आक्रमण किया और उसे रोहिल्ला सरदार जबेता खान के चंगुल से मुक्त कराया। महादजी ने भगोड़े मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद से लाकर दिल्ली के सिंहासन पर पुनः स्थापित किया। सम्राट ने कृतज्ञ होकर महादजी को वकील उल मुतलक की उपाधि भेंट की। महादजी की इस कूटनीतिक और सैन्य सफलता ने मराठों को मुगलों के संरक्षक और उत्तर भारत का वास्तविक शासक बना दिया। उन्होंने रोहिल्ला सरदार नजीबुल दौला की कब्र को नष्ट करके पानीपत की हार का बदला भी लिया। महादजी सिंधिया की सबसे महान उपलब्धि उनकी दूरदर्शिता थी, जिसके माध्यम से उन्होंने पारंपरिक मराठा युद्ध पद्धति को आधुनिक यूरोपीय मानकों के अनुसार ढाला था। उन्होंने महसूस किया कि भविष्य के युद्धों में केवल घुड़सवार सेना पर्याप्त नहीं होगी। विशेष रूप से अनुशासित ब्रिटिश सेना का मुकाबला करने के लिए 1784 में महादजी ने सावन के एक फ्रांसीसी सैन्य साहसी बेनोएट डी बोइन को अपनी सेना के लिए प्रशिक्षित करने के लिए नियुक्त किया। डी बोइन ने सिंधिया के लिए आर्मी ऑफ हिंदुस्तान या फौजे हिंद का गठन किया। यह सेना भारतीय इतिहास में पहली ऐसी बल थी जिसे यूरोपीय ड्रिल, अनुशासन और हथियारों का उपयोग किया। डी बोइन ने पैदल सेना को ब्रिगेडों में विभाजित किया, जिन्हें कैंपू कहा जाता था। प्रत्येक कैंपू में 10 बटालियनें होती थी जो मस्कट और संगीनों से लैस होती थी। महादजी ने आगरा के पास एक विशाल सैन्य औद्योगिक परिसर स्थापित किया, जहां संगस्टर नामक एक स्टाकिस अधिकारी की देखरेख में तोपें, बारूद और मस्कट बनाए जाते थे। ब्रिटिश इंडिया कंपनी महादजी की इस आत्मनिर्भरता से इतनी आशंकित थी कि उसने अंग्रेजों के मराठा सेना में सेवा करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। महादजी की आधुनिक सेना की श्रेष्ठता 1790 के पाटन और मेड़ता के युद्धों में सिद्ध हुई। पाटन के युद्ध में जयपुर और जोधपुर के राजपूतों तथा मुगल जनरल इस्माइल बेग के गठबंधन के पास 125 से अधिक तोपें थी, लेकिन डी बोइन के अनुशासित पैदल सैनिकों और सटीक तोपखाने के सामने वे टिक नहीं सके। शाम के समय जब राजपूत सेना अपनी चौकियां छोड़ रही थी, महादजी की सेना ने अचानक आक्रमण कर दिया और 105 तोपें तथा इस्माइल बेग की पूरी रसद उन्होंने जब्त कर ली। मेड़ता के युद्ध में राठौड़ घुड़सवारों ने केसरिया बाना पहनकर आत्मघाती हमला किया। डी बोइन ने अपनी पैदल सेना को स्क्वायर फॉर्मेशन में खड़ा कर दिया।
जिससे राजपूत घुड़सवारों के पास अंदर घुसने का कोई मार्ग नहीं बचा और वे मराठा तोपखाने के ग्रेप शॉट से नष्ट हो गई। इन विजनों ने महादजी को उत्तर भारत का निर्विवाद रूप से सम्राट बना दिया। 1773 में पेशवा नारायण राव की हत्या के बाद मराठा परिसंघ में आंतरिक कलह उत्पन्न हो गई। रघुनाथ राव ने अंग्रेजों की शरण ली, जिससे प्रथम अंगल मराठा युद्ध का सूत्रपात हुआ। महादजी सिंधिया इस युद्ध में मराठा प्रतिरोध के मुख्य नायक के रूप में उभरे। 1779 में महादजी ने अपनी युद्ध कला का प्रदर्शन करते हुए ब्रिटिश सेना को बड़गांव के पास चारों ओर से घेर लिया और उनकी संचार व्यवस्था काट दी। अंग्रेजों को एक अपमानजनक बड़गांव की संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े, जिससे उन्होंने मराठों के विभाजित क्षेत्रों को वापस करने का वचन दिया। यद्यपि वारेन हेस्टिंग ने बाद में इस संधि को मानने से इनकार कर दिया और कर्नल गोडार्ड तथा मेजर पोफम के नेतृत्व में नए अभियान भेजे, लेकिन महादजी ने मध्य भारत में उनके प्रयासों को निष्फल कर दिया। युद्ध के लंबे खिंचने और वित्तीय संकट के कारण दोनों पक्ष शांति चाहते थे। महादजी सिंधिया ने अंग्रेजों और मराठों के बीच एक कुशल मध्यस्थ की भूमिका निभाई। 17 मई 1782 को सालबाई की संधि हुई, जिसने न केवल युद्ध समाप्त किया बल्कि भारतीय राजनीति के समीकरण भी बदल गए। अंग्रेजों ने माधवराव द्वितीय को वैध पेशवा स्वीकार किया और रघुनाथ राव का साथ छोड़ दिया। अंग्रेजों ने महादजी सिंधिया को एक स्वतंत्र संप्रभु शासक के रूप में मान्यता दी, न कि केवल पेशवा के जागीरदार के रूप में। मराठा साम्राज्य को 20 वर्ष की शांति मिली, जिसका उपयोग महादजी ने उत्तर भारत में अपनी शक्ति को दृढ़ करने में किया। सालबाई की संधि ने महादजी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गारंटर बना दिया, जिससे उनकी साख अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ गई। मराठा पुनरुत्थान के युग में नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया के बीच के संबंधों ने मराठा इतिहास को गहराई से प्रभावित किया। नाना फडणवीस पूना दरबार के प्रशासन और वित्त के विशेषज्ञ थे, जबकि महादजी सैन्य शक्ति के प्रतीक थे। दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा का भाव था, लेकिन साम्राज्य के व्यापक हितों के लिए वे अक्सर मिलकर कार्य करते थे। नाना फडणवीस की बढ़ती शक्ति और उनके द्वारा विदेशी सैनिकों के उपयोग से आशंकित रहते थे। उन्होंने महादजी के प्रभाव को कम करने के लिए तुकोजी होलकर और अली बहादुर को उत्तर में भेजा। इससे सिंधिया और होलकर के बीच एक लंबी प्रतिद्वंदिता शुरू हो गई, जो अंततः 1 जून 1793 को लाखोरी के युद्ध में परिणत हुई। इस युद्ध में महादजी की आधुनिक सेना ने तुकोजी होलकर को बुरी तरह परास्त किया। इस विजय के साथ ही महादजी मराठा परिसंघ के निर्विवाद प्रधान बन गए। इन मतभेदों के बावजूद महादजी ने कभी पेशवा के प्रति अपनी निष्ठा नहीं छोड़ी। जून 1792 में जब वे पूना लौटे तो उन्होंने स्वयं को पेशवा का पाटिल घोषित किया और दरबार में पेशवा के पैरों के पास अपनी खड़ाऊ रखकर अपनी विनम्रता प्रदर्शित की। महादजी सिंधिया के नेतृत्व में ग्वालियर राज्य 18वीं शताब्दी के भारत का सर्वाधिक प्रगतिशील राज्य बना। महादजी ने अनुभव किया कि निरंतर युद्धों ने कृषि और व्यापार को नष्ट किया है, इसलिए उन्होंने व्यवस्था की पुनर्स्थापना के लिए कई कदम उठाए। महादजी के उत्तराधिकारियों में विशेष रूप से माधवराव द्वितीय सिंधिया ने उनके द्वारा शुरू किए गए सुधारों को एक आधुनिक ढांचे में परिवर्तित किया। महादजी के समय से ही न्यायिक और कार्यकारी शक्तियों को अलग करने की नींव पड़ी। राजस्व प्रणाली महादजी ने पारंपरिक इजारेदारी प्रणाली को समाप्त करके भूमि बंदोबस्त के आधार पर राजस्व वसूली की एक अधिक वैज्ञानिक प्रणाली विकसित की। उन्होंने उत्तर भारत के जंगलों में सक्रिय पिंडारियों, डकैतों और ठगों का दमन किया, जिससे व्यापारिक मार्ग सुरक्षित हुए। ग्वालियर में मजलिस-ए आम और मजलिस कानून जैसी संस्थाओं की स्थापना की, जो उस समय के लिए क्रांतिकारी कदम थे। महादजी केवल एक योद्धा नहीं बल्कि संस्कृत और फारसी के प्रकांड विद्वान भी थे। उन्होंने मथुरा और वृंदावन के मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया और वहां एक संस्कृत पाठशाला की स्थापना की। उनके बारे में एक रोचक प्रसंग यह है कि उन्होंने सोमनाथ मंदिर
के उन चांदी के द्वारों को वापस लाने का प्रयास किया जिन्हें महमूद गजनवी ने 11वीं सदी में लूट लिया था। हालांकि वे द्वार सोमनाथ मंदिर में नहीं लग सके, लेकिन उन्हें उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में स्थापित किया गया। महादजी ने ग्वालियर को संगीत का भी केंद्र बनाया, जो कि बाद में ग्वालियर घराना के रूप में विख्यात हुआ। उनके द्वारा पूना के पास बनवाई गई सिंधिया छतरी आज भी राजस्थानी और यूरोपीय वास्तुकला के मिश्रण का एक अद्भुत नमूना है। बाजीराव और महादजी दोनों ने ही मराठा साम्राज्य को अपनी पराकाष्ठा तक पहुंचाया, लेकिन उनकी कार्यशैली और युग की आवश्यकताएं भिन्न थी। तो दोस्तों, ये थे द ग्रेट मराठा महादजी सिंधिया। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल इतिहास की बात को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।